हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम एक काफी इमर्जिंग सब सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, राइट। आप देखेंगे कि सोलर कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज कितनी ज्यादा सेटअप होती जा रही हैं, राइट। डेटा सेंटर आते जा रहे हैं। तो इन सब सेक्टर का जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं और बेसिकली वो जो ढांचे और बिल्डिंग्स खड़ा करती है, वो कंपनीज में भी काफी ज्यादा टेलविंड्स और ग्रोथ है, राइट। तो उनका एक सब सेक्टर है बेसिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। आज हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि इस सेक्टर में किन किन वजह से टेलविंड्स हैं और क्या क्या इनके ग्रोथ पैरामीटर्स हैं और क्या क्या इनके बेसिकली रिस्क हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में मौजूद हैं एंड उनमें किस तरीके की ग्रोथ आ रही है और क्या वो अभी के लिए इन्वेस्टेबल हैं या नहीं, देखेंगे, राइट। सो या विद दिस लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन and show you guys a small presentation. So I hope you are able to see my screen, right? So basically प्री इंजीनियर बिल्डिंग अभी टोटल कंस्ट्रक्शन का खाली 3 to 5% ऑक्यूपाई करता है, राइट। टोटल इंडिया का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें 3 to 5% ही ए, अभी प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है, राइट। सो ये डेटा हमारे पास कहाँ से है? ये डेटा हमने कुछ कुछ कंपनी से लिया है जो कि स्पेस में अवेलेबल है, उन्होंने उनकी डेटा रिसर्च से ही लिया है, राइट। सो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सबसे पहले देखेंगे कि होती क्या है। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वो होती है बेसिकली जहां पर कुछ कुछ उसका इंजीनियरिंग वर्क पहले से ही ये कंपनीज अपने वेयर हाउसेस में कर देती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक अपना नया प्लांट शुरू करना है, तो उन्होंने इनमें से एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया। लेट्स जस्ट सपोज इंटरआर्क को ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए जहां पर मैं अपनी कार्स की असेंबली कर सकूं, राइट। तो वो इंटरआर्क क्या करेगा? वो पहले एस्टिमेट करेगा कितना बड़ा एरिया है, कितना स्टील लगेगा, क्या ढांचे लगेंगे, राइट, कितने कितनी इरेक्शन होगी। तो वो जो इंजीनियरिंग का काम होता है वो अपने बेसिकली डिजाइन टीम के साथ एंड अलोंग विद देयर विद इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एज वेल दे कंप्लीटेड। एंड देन वो जो ढांचे होते हैं बेसिकली शीट्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, रॉड्स होती हैं, वो सब लेके आ जाते हैं। वो बिल्कुल प्योर उसी साइज की बेसिकली कटिंग होती है एंड वहां पर जाकर एक मशीन से जाकर इरेक्ट कर देते हैं। ये एक संक्षिप्त में मैंने बताया है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि कैसे काम करता है, राइट। तो वो इंजीनियरिंग वर्क आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग वर्क वो अपने वेयर हाउसेज में और डिजाइन टीम के साथ बेसिकली कर लेते हैं। तो होता क्या है इस वजह से काफी ज्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है, राइट। 50% फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है। टाइम जो लगता है ना वो कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट भी लगती है, राइट। 15 to 20% लोअर कॉस्ट होती है देन द ट्रेडिशनल आरसीसी बिल्डिंग्स। तो उसमें होता क्या था, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ईंटें लानी, ये लाना, वो लाना, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते थे, राइट। तो बहुत ज्यादा ईपीसी कंपनीज को इन्वॉल्व करना पड़ता था। बट क्योंकि ये काम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है तो इंडस्ट्री भी इसी तरफ मुड़ती जा रही है, राइट। तो दिस इज द कोर रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ गुड ग्रोथ विद इन दिस स्पेस, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी पुश है पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, ताकि कंपनीज यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चर करें, वेयर हाउसेस सेटअप करें एंड दीज कंपनीज लाइक इंटरआर्क, ईपैक, एमएनबी एंड अदर्स आर बेसिकली हेल्पिंग देम, राइट। सो ऑल द सनराइज सेक्टर्स लाइक डेटा सेंटर्स, ईवी एंड रिन्यूएबल्स, वहां पर प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स की काफी ज्यादा डिमांड्स भी है, राइट। ट्रेडिशनल सेक्टर्स में थोड़ी कम है बट जो इमर्जिंग सनराइज सेक्टर्स हैं वहां पर काफी ज्यादा डिमांड भी है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी आर डिस्कसिंग प्री इंजीनियर बिल्डिंग इन दिस वीडियो। तो या तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी इंटराग बिल्डिंग के बारे में, जो कि आज से 1.5 2 साल पहले लिस्ट हुई थी एंड उसके बाद से काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। दिस कंपनी हैज मोर देन डबल्ड, but lately what we have seen within the last 1 or 2 months, because of the steel price going up and also because of some geopolitical tensions, uh, not only this company but across the scope आप देखेंगे तो ऑल द स्मॉल कैप्स, मिड कैप, सब में ही गिरावट आई है। तो इसमें भी काफी ज्यादा करेक्शन हुई है एंड दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या इस पॉइंट पर ये इन्वेस्टेबल कंपनी लगती है या नहीं, राइट।
तो हमने बात किया कि ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, प्राइवेट केपेक्स है, वेयर हाउस एक्सपेंशन हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में मैन्युफैक्चरिंग है, और सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर बूम्स, इन सब की वजह से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर बेसिकली द ग्रोथ ट्रिगर्स। एंड अब हमने बात किया कि इनकी अभी कैपेसिटी देखेंगे तो है 1,60,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। एंड देव रिसेंटली सेट अप प्लांट्स इन उत्तराखंड, तांडी, आंध्र प्रदेश, एंड इनकी कुछ कुछ जगह बेसिकली प्लांट्स अपकमिंग भी हैं। एंड इनकी जो बेसिकली कैपेसिटी है, दिस विल रीच टू अराउंड 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम, राइट? This is currently the second largest company in the space. Though EPEC also says कि वो भी second largest है. There's one more company called Kirby. अगर आप देखेंगे तो वो listed है, but वो listed नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. That is the biggest company और basically the largest company, right? तो ये भी मोटा मोटी इंटरआर के बारे में। बट ये कंपनी कहते हैं कि इनके पास जो डिजाइनिंग वर्क जो करते हैं, बेसिकली दे डू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क, उसकी वजह से इनके 85% रिपीट ऑर्डर्स हैं। तो जो करंट कस्टमर है वही उनको बार बार रिपीट ऑर्डर दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी और बेसिकली द वर्क दैट दे डिलीवर टू दीज कंपनीज। इनका करंटली अराउंड 1 और 2% एक्सपोर्ट से बिजनेस है। तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन से इस कंपनी को हाल फिलहाल में तो कोई ज्यादा भारी इंपैक्ट आएगा नहीं, राइट? इनके आप बेसिकली देखेंगे, आप ये एक देख एक एक सिनेरियो बताया है कि पहले 32% था ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर, नाउ इट हैज मूव टू 44% इन FY 2024। धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, राइट? या तो की रिस्क के बारे में विल जस्ट समराइज देम एट द एंड ऑफ द वीडियोस। आई थिंक ऑल द कंपनीज हैव द सेम रिस्क: स्टील प्राइस volatility, स्लो डाउन ऑन कैपेक्स, एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, राइट? सो या ईपैक जो कंपनी है, जो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे, इसके बारे में हम अब हम बात करेंगे। MNB भी एक और लिस्टेड कंपनी है, बट चूंकि इसके मोस्ट ऑफ द, नॉट मोस्ट बट देर बेसिकली काफी ज्यादा उनका बिजनेस है ना जो एक्सपोर्ट से आता है, उसकी वजह से उनके मार्जिन ज्यादा है। बट ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस में टैरिफ लग गए एंड ऑल, उसके बाद इन कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ा, राइट? पहले इनके मार्जिन अच्छे थे, उनके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गए। तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ईपैक प्रीफैब। ये हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, अराउंड 4 और 5 मंथ्स बैक, राइट? सो इन्होंने बेसिकली बिफोर दैट till FY 2025 they have delivered around 30 to 35% CAGR return, so which is very very good, and for the last 3 years। तो इनका भी सेम ही रिस्क है। बेसिकली इन्होंने बोला है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर उनके बेसिकली कंपटीशन बढ़ जाता है, सप्लाई चेन में इशू हो जाता है, या रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, थर्ड पार्टी सप्लायर से कुछ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, राइट? बिकॉज दे रिलाई लॉट ऑन द थर्ड पार्टी। सो इसके अलावा हाँ, हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे कंपनी एक्सपेंड कर रही है। तो अभी इनके प्लान्स जो हैं आंध्र प्रदेश में हैं, और एक एक और अपकमिंग प्लांट है जो अभी रिसेंटली कमेंस हुआ है Q2 में। उसके बाद इनकी बेसिकली कैपेसिटी बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो आगे कुछ कुछ क्वार्टर्स में आगे आप देखेंगे कि कैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इसके रिसेंट परफॉर्मेंस हैज बीन फिनोमिनल। This company has delivered industry-leading growth in the quarter 2. Yeah, सो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो पिछले H1 में इंटरआर्क में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अराउंड 39% YOY ग्रोथ कंपेयर टू ईपैक प्रीफैब। बट अगर आप Q2 के नंबर्स देखने जाएंगे तो ईपैक ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इंटरआर्क को, मोर देन 50% ग्रोथ रही है वहां पर इनकी, बिकॉज ऑफ देयर रीसेंट कमेंसमेंट ऑफ प्लांट। इंटरआर्क का भी एक प्लांट रिसेंटली कमेंस हुआ है, उसके बाद से इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। कैपेसिटी बढ़ी है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे तो इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है। अभी इनके बेसिकली दोनों कंपनीज में डिफरेंस यही है कि एक थोड़ी सी बड़ी कंपनी है इंटरआर्क, एंड ईपैक थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी कंपनी है। मार्जिन्स देखेंगे तो आप ईपैक के कंपैरेटिवली बेटर मार्जिन्स है इंटरआर्क से, अराउंड 10.5 to 11%, 11.5%, 11% जो कि इन्होंने इस क्वार्टर में डिलीवर किया था। एंड
ईपैक के सॉरी इंटर आर्क के 8.4% के मार्जिन हैं, जो कि इंडस्ट्री में आई वुड नॉट से बहुत लो है, बट कंपैरेटिवली काफी लोअर है एबिटा मार्जिन्स। अगर ये लो है तो कंपनी ने बोला है कि आगे जाकर इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने के चांसेस है। ईपैक ने जहां बोला है कि उनके मार्जिन स्टेबल रहेंगे, इंटरआर्क ने बोला है कि उनके मार्जिन डबल डिजिट में पहुंच सकते हैं। जैसे इनके मार्जिन डबल डिजिट में पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो देखेंगे उनके सेल्स ग्रोथ से काफी ज्यादा होगी। तो वहां से इनका ईपीएस एक्सपेंशन कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिकली फिलोसफी, or what the basically company management has said, right? So yeah, so this is a bit about these companies। मोटा मोटी एक ही काम करते हैं। ईपैक का काम, ईपैक सैंडविच पैनल्स में भी है, बट इंटरआर्क मेजरली फोकसेस ऑन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स ओनली, और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गई है और हो रही है। बेसिकली दोनों कंपनीज में 1,60,000 मेट्रिक टन थी, एंड अभी 2 लाख मेट्रिक टन होने वाली है, या हो Q3 में हो जाएगी, सॉरी, राइट। तो और ईपैक की भी कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई है। लेकिन अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ईपैक का 920 है, एंड इंटर का 1634 है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है कि ईपैक जो बोलती है ना, कि वो बोलती है यार हम ना काफी फास्ट पेस पे एग्जीक्यूशन करते हैं, हमारा जो ऑर्डर बैकलॉग है अराउंड 6 to 7 मंथ होता है। तो हमारे पास कस्टमर आता है और हम 6 to 7 मंथ में, अगर हमें वो पीओ दे देता है तो हम 6 to 7 मंथ में डिलीवर कर देते हैं। तो इंटरआर्क इसी पे बोलती है कि हमारा 8 to 9 मंथ है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक टू सेल्स, ईपैक का दिखेगा आपको अराउंड 0.6, एंड इंटरआर्क का दिखेगा 0.8 0.9। तो बेसिकली ईपैक का 6 मंथ के लिए ऑर्डर बुक विजिबिलिटी दिखती है आपको, एंड इंटरआर्क की अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 और 9 मंथ्स की, 3 क्वार्टर्स की बेसिकली ऑर्डर विजिबिलिटी दिखती है, राइट। इसके साथ साथ हमें चेक ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि पर क्वार्टर इनका ऑर्डर बुक उसी स्पीड से आ रही है जो इस स्पीड से इनकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है। वही वहीं से हमें पता लगेगा कि प्राइवेट केपेक्स स्लो डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सो या सो सो मोटा मोटी हमने बात करी कि दोनों कंपनीज के बारे में। ईपेक ने बोला है कि वो इंडस्ट्री ग्रोथ को, जो इंडस्ट्री ग्रोथ है अराउंड 10 to 12%, उसको आराम से बीट कर लेगी। आई थिंक इंटरआर्क विल आल्सो बी एबल टू बीट दैट। उन्होंने अब इनफैक्ट अपनी गाइडेंस बढ़ाई है टू अराउंड 20%, तो दीज कंपनीज विल डिलीवर मोर देन 20%। इंटरआर्क हैज अ हैबिट ऑफ बेसिकली अंडर प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग। सो जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एक इन्वेस्टर के लिए, राइट। वो 20% की ग्रोथ एज्यूम करके चल रहा है, लेकिन ग्रोथ आ रही है 25% 30%, जो कि आपकी Q1 और Q2 के बेसिकली आप रेवेन्यू ग्रोथ से देख पाएंगे, राइट। या सो या सो मार्जिन्स में एक मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों कंपनीज में। एक इंटरआर्क ने बोला है कि अपनी कॉन कॉल में डबल डिजिट के मार्जिन्स हो जाएंगे, एंड ग्रोथ लीवर्स बेसिकली यही है। एक इनका इन्होंने केपेक्स किया है, तो केपेक्स दोनों कंपनीज ने किया है, तो दोनों कंपनीज की कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई है। कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई है तो बेसिकली ऑर्डर इनटेक और बढ़ना चाहिए आगे के क्वार्टर्स में, एंड दे आर बोथ आर टारगेटिंग सनराइज सेक्टर्स लाइक we have talked, right? Solar, data centers and others. या तो दो और कंपनीज हैं, पेनार और एमएनबी। इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और बेसिकली वैल्यूएशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ये भी इन्हीं स्पेस में है, बट पेनार और एमएनबी का एक्सपोर्ट फोकस भी है, क्योंकि इन दोनों कंपनी इंटरआर्क और ईपेक का इंडियन फोकस है। तो इंडियन फोकस है तो इसका उनको फायदा ये मिलता है कि इनको जियोपॉलिटिकल टेंशन से इनके बेसिकली रेवेन्यू और टॉप लाइन से पे ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होता। लेकिन इनका इसका डाउनसाइड भी है। इसका डाउनसाइड है इनके मार्जिन्स। जब पेनार और एमएनबी बेसिकली आउटसाइड इंडिया टारगेट करेंगे तो उनको मार्जिन्स मिलेंगे 15%, अराउंड 15%, बेसिकली मोर देन व्हाट दे गेट इन इंडिया। तो अगर मार्जिन्स हायर होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। लेकिन चूंकि
अभी कुछ क्वार्टर्स में आपने देखा होगा टैरिफ्स बढ़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिकॉज ऑफ द वॉर्स हैव बीन इंक्रीजिंग। एमएनबी के जो Q2 परफॉर्मेंस वर सब स्टैंडर्ड, राइट, बिकॉज उन्होंने कंपनी ने ओवर प्रॉमिस किया एंड अंडर डिलीवर किया, एंड उसकी वजह से उसकी काफी धुलाई पिटाई हुई स्टॉक की। एंड ऐसा हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होगी तो इन कंपनीज में आप देखेंगे कि कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होती है। टैरिफ्स हटेंगे तो इन कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा। तो वी विल हैव टू प्ले अराउंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। बट लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से देखें, अगर आप थोड़े से सेफ प्ले करते हैं, इंडिया की बेसिकली ग्रोथ स्टोरी पे ही टारगेट करें, तो ईपैक एंड इंटरआर्क आर द टू कंपनीज विच वन शुड टारगेट, राइट। तो एक और जो ऑपरेशनल पैरामीटर है वो हमें देखना चाहिए, वो यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने बोला है कि 80 to 90% जो यूटिलाइजेशन हो जाएगा FY 27 के बाद, व्हेन बेसिकली देयर न्यू कैपेसिटी एक्सपेंड्स, एंड FY 27 एंड तक उनका 80 to 90% यूटिलाइजेशन हो जाएगा इंटरआर्क का। और ईपेक का भी काफी ज्यादा बेसिकली अच्छा यूटिलाइजेशन है। 88% इज बेसिकली वेरी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर एनी कंपनी। पेनआर का आप देखेंगे कि थोड़ा सा लोअर है, एमएनबी का भी कंपैरेटिवली लोअर है, बट इट्स नॉट दैट लो। या सो मोटा मोटा हमने बात किया कि ईपेक और इंटरआर्क हमारी दो कंपनी जो है मेजरली इंडिया फोकस्ड है, एंड पेनार एंड एमएनबी हमारी इंटरनेशनल फोकस है और एक्सपोर्ट फोकस भी है, राइट। तो वो यूएस में एग्जीक्यूशन करते हैं, पेनार की तो एक सब्सिडियरी है जो वहां पर डिलीवर करती है। बट क्योंकि पेनार इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन प्री इंजीनियर बिल्डिंग, उनके अलग अलग वर्टिकल्स भी हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी करना पेनार का अदर कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट फॉर द मोमेंट, राइट। रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे तो ईपैक ने बोला है कि दे डेफिनेटली बीट इट। उनका जो उन्होंने बोला है कि 45% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स इन H1 एंड 55% कम्स इन H2। तो अभी की जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है, तो 30 to 35% ग्रोथ करना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। और उनकी डेट रिडक्शन भी होने वाली है ईपैक के, तो उनके बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे पैट मार्जिन का और ज्यादा इंप्रूव होंगे, नॉट एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन विल रिमेन सेम, राइट। इंटर आर्क के एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। सो या एक और बेसिकली डिस्कशन थी। इंटरआर्क ने बोला है कि वो लोग एक मोल्टेक करके कंपनी है, उनके साथ डिजाइनिंग की पार्टनरशिप है। तो इस डिजाइनिंग की वजह से दे आर एबल टू एग्जीक्यूट मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स वेरी वेरी इजीली। सो इसका फायदा इंटरआर्क को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव 85% रिपीट ऑर्डर्स। दे आल्सो कॉल देमसेल्फ मर्सिडीज ऑफ बेसिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। सो या ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, थोड़े थोड़े लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ स्टील प्राइस स्काई रॉकेट और प्राइवेट कैपेक्स गो डाउन, तो इन कंपनीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड दिस शुड बी आवर रिस्क क्राइटेरिया एंड ऑल्सो द एग्जिट क्राइटेरिया फॉर दीज स्टॉक्स, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अलावा ईपैक सैंडविच पैनल्स में भी काम करती है, मेटल डोर्स भी करती है, एल्यूमिनियम विंडोज भी करती है, बट दैट इज नॉट देयर मेजर फोकस। मेजर फोकस बेसिकली प्री इंजीनियर और सैंडविच पैनल्स हैं। सैंडविच पैनल्स उनको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स के ग्रोथ में, राइट। एंड दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड स्टेलर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द लास्ट 3-4 years व्हेन दे वर अनलिस्टेड। अब उन्होंने लिस्ट किया है, उसके बाद भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। यही सब चीजें हमें आगे जाकर ट्रैक करनी है, राइट। So yeah, with this, let me just move to the most interesting part of this video, basically valuation exercise. तो मोटा मोटी ऊपर का जो डेटा है आप देखेंगे, तो ये हमने इनके बेसिकली स्क्रीनर से ही लिया है डेटा। मार्जिन इनके 8.4 है, इंटरआर के ईपेक के जो लेटेस्ट H1 के मार्जिन थे 11.1 थे, उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ईपेक की थोड़ी सी ज्यादा है। या सो अब हमने बेसिकली एक सिनेरियो लिया है कि हमने क्या ग्रोथ एज्यूम करनी है। तो मैंने जो मुझे जो समझ आई है बेसिकली कॉन कॉल से, और जो मैंने इनकी पास्ट कॉन कॉल स्टडी की है, उसमें मेरे को लगता है कि इंटरआर्क विल बी एबल टू डिलीवर 25% EPS ग्रोथ, एंड मे बी 20% फॉर द नेक्स्ट
2-3 ईयर्स इजीली। ठीक है, तो अभी हम 1 ईयर का फॉरवर्ड वैल्यूएशन लेंगे कि क्या ये पीईजी रेशियो जो हमें दिख रही है और बेसिकली फॉरवर्ड पी दिख रहा है, क्या ये इन्वेस्टेबल है या नहीं। तो बेस केस लिया है अराउंड फॉर 25% ईपीएस ग्रोथ, नॉट सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ विल बी लोअर, बट ईपीएस ग्रोथ when their margins improve will be easily achieved by आई मीन 25% तो आराम से ही अचीव हो जाएगा। तो फॉरवर्ड पीईजी कम्स आउट टू बी 0.85, which looks like a very good investable opportunity if you are basically looking for a मतलब 25% काइंड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अज्यूमिंग कि इनकी पी री रेटिंग नहीं होगी। वहीं ईपैक का 30% ग्रोथ आई कैन इजीली अज्यूम, क्योंकि उनकी कंपनी का बेसिकली गाइडेंस भी उसी तरीके का है, एंड देयर एक्सपेंशन इज आल्सो हैपनिंग एंड देयर रीसेंट परफॉर्मेंस आल्सो सेज इट। सो 30% ग्रोथ लुक्स इजी ऑन ईपैक्स चार्ट। उसी वजह से आप देखेंगे तो दोनों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में डिफरेंस है। तो एक कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, एक कंपनी थोड़े से लोअर प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। तो ये हमें बताता है कि अगर यहाँ पर ईपैक डिलीवर नहीं कर पाएगी तो धुलाई पिटाई होगी उसकी भी। ठीक है, जैसे एमएनबी की देखा आपने धुलाई पिटाई हुई, ऐसे ही ईपैक की भी धुलाई पिटाई होगी। 34 का पी 30, 25, 20 भी आ सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर सिक्लिकल कंपनीज, दीज आर नॉट बेसिकली स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म कंपनीज ऑन द फेस ऑफ इट। बिकॉज यहाँ पर ये लोग स्टील प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं, स्टील के बेसिक कमोडिटी पर डिपेंड करते हैं, और कमोडिटी हमेशा सिक्लिकल नेचर पे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एंड दैट्स व्हाई द डिमांड इन दिस सेक्टर विल आल्सो बी सिक्लिकल, राइट। कभी प्राइवेट केपेक्स स्टॉप हो गया या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव ला दिए, उसकी वजह से प्राइवेट केपेक्स थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, तो वहां पर इन कंपनीज को काफी ज्यादा हेडविंड्स का फेस करना पड़ सकता है, राइट। तो बियर केस लिया है ऑफ अराउंड 15% फॉर ईपे फॉर इंटरआर्क एंड ईपैक। तो वहां पर तो कुछ ज्यादा बेसिकली इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है आज के सिनेरियो पे। तो 15% के लिए तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करिए। बुल केस में तो दोनों ही कंपनीज काफी ज्यादा इन्वेस्टेबल लगती है, इवन इन बेस केस। तो बुल केस तो हमें बेसिकली आउटपुट होना चाहिए, ज्यादा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। वी विश एज एन इन्वेस्टर वी शुड कंजर्वेटिवली फोकस ऑन द बेस केस ओनली। ठीक है, एंड वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट द रिस्क। ठीक है, तो अब जस्ट क्विकली जस्ट समराइजिंग व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। दोनों का सेल्स ग्रोथ 20% से हो पाएगा, यस डेफिनेटली दोनों का गाइडेंस है। 25 to 30% का ईपीएस ग्रोथ दोनों का आई थिंक लुक्स इजी ऑन द चार्ट्स, एंड टेलविंड्स हैं इस इंडस्ट्री में अभी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो उसकी वजह से ये कंपनीज फोकस में रहेंगी हमेशा। पी री रेटिंग इंटरआर्क का थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, 26 से 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, बट उससे ज्यादा आप बेसिकली इनके पी री रेटिंग के बारे में ज्यादा ना सोच देखें। बिकॉज ये सिक्लिकल कंपनीज हैं, अगर हो जाती है 40-50 पी आ जाता है तो आप दैट शुड बी योर बेसिकली एग्जिट क्राइटेरिया। सिमिलरली ईपेक का तो बेसिकली अभी भी थोड़ा प्रीमियम पर चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वहां पे भी कुछ स्कोप है। आरओई और मार्जिन इंप्रूव होंगे तो आरओई बेसिकली इंटर आर का आगे जाकर इंप्रूव होगा। अभी 18% के आरओईज हैं, नॉट दैट बैड, बट ईपेक के कंपैरेटिवली बेटर आरओई है, तो बट स्कोप इन इंटर आर केस मच बेटर। ठीक है, ऑर्डर बुक टू सेल्स के बारे में भी हमने बात किया, राइट। तो ऑर्डर बुक ऑफ इंटरआर्क अप्रोक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स का दिखता है इजीली, एंड ईपेक का दिखता है हमें 2 क्वार्टर्स के लिए इजीली, एंड थर्ड क्वार्टर के लिए दे विल हैव टू गेट ग्रोथ इन Q3। में ऑर्डर आएगा तो उनकी ऑर्डर बुक टू सेल्स फिर इतनी ही दिखी तो ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए विजिबिलिटी दिखेगी, राइट। So yeah, capex ongoing है, valuation looks comfortable for me basically at this point in time। थोड़ी सी हायर है इपेक की, बट अगेन that's giving you more ग्रोथ देगी तो valuation एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है ईपैक, इंटर आर केस अमंग द टॉप 3। अपॉर्चुनिटी साइज बिग है, बट अगेन बिकॉज दे आर 3 to 5% of the overall infrastructure space, right? So opportunity size is big, but one has to keep in mind the risk or the cyclicality of the nature of the business, infrastructure business, right? Balance sheet of InterArc is solid, but EPAC में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उनके वर्किंग कैपिटल डेट था प्री आईपीओ।
उन्होंने आईपीओ किया लास्ट ईयर के एंड में, एंड बेसिकली Q2 के एंड में किया उन्होंने, और उसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा अपना डेट भी रिड्यूस कर दिया। तो डेट रिड्यूस कर दिया तो उनकी वहां से ईपीएस ग्रोथ मिल जाएगी, उनके मार्जिन शायद ना इंप्रूव हो, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ईपीएस ग्रोथ विल बी मच बेटर देन देयर सेल्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। वरना होता क्या है कि जितना आपका सेल्स ग्रोथ उतना एबिटा ग्रोथ एंड उतना ही पैट ग्रोथ। बट चूंकि इस कंपनीज ने बेसिकली अपना इंटरेस्ट पेमेंट कट हो जाएगी, तो एबिटा शायद उतना ही रहे, लेकिन एबिटा ग्रोथ उतना ही रहे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ जाएगी, राइट। सो या कैश फ्लोज भी काफी अच्छे हैं बिकॉज दे वर्क प्राइमरली विद द प्राइवेट कंपनीज, एंड उसकी वजह से इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं। आई हैव टेकन द डेटा फ्रॉम देयर H1 FY26 बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. So yeah, so one is a good growth company. Both are good growth company. One has comparatively higher growth company, and InterArc is comparatively lower growth. But again, 25% growth is not that bad. But margin expansion का scope InterArc में ज्यादा है, ईपैक में मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है नहीं, ज्यादा नहीं है। कंपनी थोड़ा बहुत कर दे बिकॉज ऑफ देयर सम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, बट नॉट दैट बिग। हाउएवर देयर ईपीएस ग्रोथ विल बी बेटर बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। या सो हमें रिस्क जो हमने बात करें हैं इस वीडियो में, बेसिकली स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी, स्लो डाउन इन प्राइवेट केपेक्स, हायरिंग, अगर टैलेंट का कुछ भी बेसिकली जो उनके कारीगर हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया, कुछ भी दिक्कत करी, तो उनके बेसिकली सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी, सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी तो उन कंपनीज में दिक्कत आ जाएगी, राइट। एंड ये हमने देखा पेनार के केस में, पेनार के Q1 में यही इशू हुआ बिकॉज ऑफ द टैलेंट। उनको रिसोर्सेज की कमी हो गई, रिसोर्सेज की कमी हो गई तो बेसिकली उनकी ग्रोथ नहीं आई उस क्वार्टर में, राइट। और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ बढ़ गया और प्राइसिंग वॉर चालू हो गया, जैसे हम देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स सेक्टर में प्राइसिंग वॉर चल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिपोर्टिंग लॉसेस। तो जैसे ये सब चीजें बढ़ती, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है एज एन इन्वेस्टर। एंड अगर जो स्टील प्राइस पिछले दिसंबर में बेसिकली बढ़ा है, वो अगर सस्टेनेबल रहा और उनकी वजह से कुछ ऑर्डर्स इनके डिले हो गए और ऑर्डर्स बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, एंड ये अपने जो बेसिकली रॉ मटेरियल का जो प्राइस इंक्रीज है अपने इन्वेस्ट बेसिकली अपने कस्टमर्स को नहीं पास ऑन कर पाए, तो इनके बेसिकली ये मार्जिन हिट करेंगे, एंड मार्जिन हिट करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड वही कंपनी, वही बेसिकली अभी इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मार्केट इज अज्यूमिंग कि कुछ कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो उनके रिजल्ट्स के बाद ही पता लगेगा। अगर बहुत ज्यादा रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ता है तो विल हैव टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी आफ्टर द Q3 रिजल्ट। बट फॉर द मोमेंट दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू हिट द लाइक बटन, या हैव अ गुड डे, बाय बाय।